हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 31 है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अभी जो है ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। इसके बाद जो है दृष्टि आईएएस और जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा और अगर हो सकेगा तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इसका घटना सार वाला करंट अफेयर जो वन लाइनर था वो भी अपलोड कर दिया गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो वन लाइनर जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो करंट अफेयर की जो विस्तृत करंट अफेयर है उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग वो करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं या आने वाले समय में आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब की दृष्टि से ये सारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें और अपना जो है तैयारी अच्छे से करें। चलिए देखते हैं। तृतीयक प्रतिजन डिपोटी तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है। यह किसके बचाव के लिए दी जाती है? इसके अंतर्गत जो है रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन सब के बचाव के लिए जो है यह दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इनसे बचाव के लिए नवजात शिशु जो होते हैं उनको डीपीटी वैक्सीन की टीकाकरण या उनका टीकाकरण किया जाता है। नेक्स्ट, निद्रा रोग नामक जो बीमारी है वह किसकी कमी के कारण होती है? निद्रा रोग या जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, यह बीमारी जो है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के काटने से होता है। ऑप्शन डी जो है वह सही है। और यह जो है एक शीशी मक्खी पाई जाती है उसके अंतर्गत, या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है यह ट्रिपैनोसोमा जो एक कोशिकीय जीव है यह पाया जाता है, जो जिसके मक्खी के काटने के बाद जो है यह निद्रा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों देखिए, अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब, इनका जन्म आगरा में हुआ था। जोश का जो जन्म है यह मलिहाबाद में हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए अमीर खुसरो इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाली एटा में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर थे, इनका जन्म हुआ था आगरा में। ठीक, और जोश मलिहाबादी जो उर्दू के प्रख्यात शायर थे, इनका मूल नाम शब्बीर हसन था और इनका जन्म इलाहाबाद इलाहाबाद की जो मलिहाबाद है, सॉरी मलिहाबाद जो आपके लखनऊ में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 1897 ईस्वी में शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किनकी है? चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है वह भर्तृहरि के है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही आंसर का चयन करें। उत्तरी पश्चिमी इसे कब कहा जाता था? उत्तरी पश्चिमी जो है इसे कहा जाता था 1836 ईस्वी में, इसे उत्तरी पश्चिमी कहा जाता था। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे कब कहा जाता था? यह आपके 1877 ईस्वी में कहा जाता था। संयुक्त प्रांत, इसका नाम बदल करके संयुक्त प्रांत कब किया गया था? 1937 ईस्वी में इसका नाम बदल करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। और आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? किसमें जो है नगर निगम नहीं है? देखिए, अलीगढ़ में भी नगर निगम है, मुरादाबाद में भी है और सहारनपुर में है। बस्ती में कोई भी नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है यह कहाँ पे स्थित है, यह आपको बताना है। यह है आपके कानपुर में। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो यह हुआ था 1982 ईस्वी में, इसकी स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और वही क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा सबसे पहले वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर, ये जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यह सही है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से लेकर के 11 तक कितनी वृद्धि की दर्ज की गई थी? 1 से 11 के बीच कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी? इसमें जो हुआ था 11.45 पॉइंट जो है परसेंटेज जो है वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, 11.45% वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए जो है यह सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सोनभद्र किसके लिए फेमस है? प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर, या इस क्षेत्रों में, या कह सकते हैं कि किसमें इनकी समृद्धि है, किसके लिए फेमस है? तो सोनभद्र जो है साथियों यह चूने पत्थर के लिए फेमस है। और प्रयागराज जो है, प्रयागराज में शीशे वाला बालू पाया जाता है बड़ी मात्रा में और इसके लिए यह प्रसिद्ध है। ललितपुर जो है यहाँ पे तांबा का उत्पादन होता है, तांबे के लिए फेमस है। और मिर्ज़ापुर जो है यह नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए मिर्ज़ापुर फेमस है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जिले में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? यह जो है आपकी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी जिले में लाल मृदाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जैसे झांसी हो गया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इसके जो पठारी क्षेत्र है या पठारी भाग है वहाँ पे लाल मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं? कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होता है ये आपको बताना है। तो यह जो जनपद है साथियों वो है आपका मथुरा है, अलीगढ़ है और हाथरस है। यह तीनों जिले जो है मध्य गंगा नहरों से लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन डी जो है यह सही है। ठीक है, इसमें देखिए मध्य गंगा नहर परियोजना जो बिजनौर जनपद के पास गंगा नदी पर एक बैराज का निर्माण करके बनाया गया है। ठीक है, और जिसकी लंबाई अगर पूछ ले तो 115.54 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस परियोजना से लाभान्वित जिलों की बात करें जिसमें हाथरस आता है, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, ये जिले जो है इस नहर से या मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है? सॉरी साथियों, इसमें पूछ रहा है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसमें गंगा भी गुजरती है, यमुना भी और रामगंगा भी। झेलम नदी जो है यह उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। झेलम नदी जो है यह इसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग झरने से होता है। और भारत में इसकी कुल लंबाई जो है वह लगभग 724 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि अन्य नदियों की बात करें जैसे गंगा हो गई, यमुना, रामगंगा, ये नदियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह नगर दिए गए हैं और हवाई अड्डे दिए गए हैं। कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है यह आपको सुमेलित करना है। देखिए अमौसी हवाई अड्डा जो है यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और आपके वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है? वाराणसी में आपका बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में है चकेरी और आगरा में है खेरिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, देखिए आल्हा जो है महोबा क्षेत्र आला के लिए प्रसिद्ध है। बरसाना में रसिया, मिर्ज़ापुर में कजरी, कन्नौज में बिरहा, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है यह गलत है क्योंकि बिरहा जो है वह उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गायन क्षेत्रों में से एक है। और यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी या कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों में बिरहा जो बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो है बिरहा के लिए फेमस है। बिरहा वहाँ पे व्यापक रूप से बिरहा गाया जाता है। ठीक है, जबकि जो है कि डी गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो है वह सही है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। बिंदा दीन इन्होंने दिया था, उस्ताद दूल्हे खां और इलियास खां इन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि मेहंदी जो है यह इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा।
देखिए उस्ताद दूल्हे खां, बिंदा दिन, इलियास खां, इन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिंदा दिन जो है यह कथक उस्ताद थे और उन्होंने सनद पिया नामक ठुमरी की बंदिशों की रचना की थी, उनको तैयार किया था और यह लखनऊ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ए बी और डी जो है यह सही है, जबकि डी है गलत है। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर के कार्य करें और विद्यमान रहें, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक क्रियाकलापों को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन को बेहतर करना या उन्हें कम से कम क्षति हो इसका प्रावधान करना। तो ऑप्शन सी जो है यह सही है। नेक्स्ट, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है साथियों, देखिए लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। लगान का विनियमन जो है यह इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा यह इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सॉरी साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसके तीनों जो कथन है वो सही है। लगान का विनियमन भी इसके अंतर्गत आता है, अवधि की सुरक्षा भी आती है और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इस पर कीमत बढ़ाने का जो उद्देश्य है यह होता है कि इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम करने के लिए कीमतों में वृद्धि की जाती है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एमएसपी का जो निर्धारण है साथियों वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी की क्या की जाती है? एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? किसके द्वारा भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण किया जाता है? तेल कंपनियों द्वारा, जो निजी कंपनियां हैं उनके द्वारा देखा है। जैसे यदि कच्चे तेलों के उत्पादन में, उसके प्रोसेसिंग में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो या फिर से कच्चे तेलों का माल अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ जाए, तो इन सब का जो कोर फैक्टर जो है या इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जिस वजह से जो है कि ये आपके कह सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल जो है वह महंगे हो जाते हैं। और इसका निर्धारण तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो बड़ी मात्रा में जो है अन्य देशों से तेल को प्रोसेस करती हैं, प्रोसेसिंग कच्चे तेल को आयात करती है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? कच्छ की खाड़ी में कांडला जो है यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से फेमस है। ऑप्शन सी जो है यह सही है। यह एक बंदरगाह है जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिए, अब ये सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह उद्योग दिया गया है और उत्पादन केंद्र दिया गया है। कौन सा उद्योग किस राज्य में स्थित है, किस जगह पे स्थित है, उससे आपको सुमेलित करना है। जूट का सामान कहाँ बनता है? जूट का सामान जो है वह टीटागढ़ में बनता है। रेशमी वस्त्रों कहाँ बनते हैं? रेशमी वस्त्र जो है वह बेंगलुरु में बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों का निर्माण या उनका जो उत्पादन कहाँ होता है? ऊनी वस्त्र जो है लुधियाना में बनाए जाते हैं और ऊनी कालीन भदोही में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन या धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। यह राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पूर्ण रोजगार प्रदान करना, मूल्य में स्थिरता लाना, धन तथा आय का जो न्यायोचित वितरण होता है इसको सुनिश्चित करना, ये सारे कार्य जो है राजकोषीय नीति द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति में इन सबका प्रावधान किया जाता है, लेकिन अंतर्राज्यीय जो व्यापार का नियमन है वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहता है? राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो है वह हमेशा अधिक रहता है। ठीक है, राजस्व घाटा मतलब
हमें जितनी प्राप्त हो रहा है और जितना व्यय हो रहा है, ठीक है, जितना प्राप्त हो रहा है, जितनी हमारी आमदनी है और जितना हमारा व्यय है, ठीक, उसके बीच का जो अंतर है वह राजकोषीय राजस्व घाटा कहलाता है। मतलब जितना राजस्व प्राप्त हो रहा है और जितना हमें, मतलब राजस्व प्राप्त हो रहा है और जितना खर्च हो रहा है, उसके बीच का अंतर जो है राजस्व घाटा है। जबकि राजकोषीय घाटा क्या है, एक वर्ष में हमने बजट के माध्यम से कितनी धनराशि आवंटित की है, ठीक है, जितने का बजट बनाया है और हमें प्राप्ति कितनी हुई है। जैसे 100 रुपये जो है हमारा खर्च हुआ और अगर हमें प्राप्त हो रहा है 90 रुपये, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो राजकोषीय घाटा है वह 10 रुपये का है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा जो है राजस्व घाटा से हमेशा अधिक होता है, ठीक है। राजस्व घाटा मतलब देखिए सीधा सिंपल ये है कि राजस्व घाटा कुल प्राप्तियां एवं कुल व्यय, इनके बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। और राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्तियों और कुल व्ययों के साथ सरकार की जो देयताएं होती है ना, वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा से हमेशा अधिक रहता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इसकी जो नियुक्ति है साथियों, वह की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। जो केंद्र द्वारा राज्यों को वित्त का आवंटन किया जाता है, उसकी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। तो इसलिए जो है वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर गठन किया जाता है। और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किसान विकास पत्र पर, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि या यूनियन लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान विकास पत्र पर कोई भी आयकर छूट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें। और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषण या सस्टेनेबल विकास था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना या जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका ये क्या कहते हैं टेन्योर कब से कब तक था? 2012 से 2017 से इसका टेन्योर था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो संपोषणी विकास था। तो ऑप्शन डी जो है यह सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह पंचवर्षीय योजना दिया गया है और ये मॉडल दिया गया है। कौन सा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, इससे आपको सुमिलित करना है, ठीक है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह आपके हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वह एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है इसे सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कृषि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए गरीबी, साक्षरता, आम आदमी के जीवन गुणवत्ता में सुधार तथा आय की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से 20 सूत्री कार्यक्रम को 1975 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदती है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सॉरी साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्योंकि दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट को मौद्रिक नीति समिति द्वारा शुरू किया गया था और रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यह अल्पकालीन जो प्रतिभूतियां हैं इनको बेच करके दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदना, जिससे कि क्या है कि दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब शुरुआत की गई थी? भारत में कागजी मुद्रा की जो पहली बार शुरुआत की गई थी वह 1862 ईस्वी में की गई थी। 1862 में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, थोक मूल्य सूचकांक के मापने में, थोक मूल्य सूचकांक WPI के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार या वेटेज दिया जाता है? यह दिया जाता है सबसे अधिक विनिर्मित क्षेत्र को। ऑप्शन डी जो है यह सही है, सबसे अधिक इसमें विनिर्मित क्षेत्र का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? सिडबी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से सिडबी की स्थापना की गई थी। और अगर यह पूछ ले कि कब की गई थी, 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका अगर मुख्यालय पूछ ले तो वो भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंक जो है यह कहा जाता है आपके जो NBFC जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो होती हैं उन्हें NBFC या छाया प्रतिछाया बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करने वाले जो बैंकों की भूमिका निभाते हैं उन्हें प्रतिछाया बैंक कहा जाता है। ठीक है, नॉन, इसे जो है अगर ये पूछ ले इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 ईस्वी में इन सब की स्थापना की गई थी, जिन्हें शैडो बैंक भी कहा जाता है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? साख का नियंत्रण करना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में काम करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना या साख का सृजन करना। इसका कार्य क्या नहीं है? साख का सृजन करना जो है RBI का काम नहीं है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले, देखिए RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। मौद्रिक नीति का निर्माण करना, साख का नियंत्रण, बैंकों का विलय और अधिग्रहण इसके मुख्य कार्य है। साख सृजन का कार्य जो है वह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, न कि RBI द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? एक्चुअरीज का संबंध जो है वह है बीमा क्षेत्र से। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सही है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना या लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। पूछ रहा है कौन सा इसका कार्य है, तो इसके जो कार्य है वह दीर्घकालीन ऋण, कृषि के उद्देश्य से जो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यह भूमि विकास बैंक का कार्य है। ऑप्शन ए जो है वह सही है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है अगर पूछ ले तो भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। 1920 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे? पंजाब के झंग में, पंजाब के झंग में इसका स्थापना किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा भाग नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश, एनरोलमेंट नंबर। यह बताइए इसका कौन सा कार्य नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण जो है वह मानव विकास सूचकांक का भाग नहीं है। मतलब मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए जो जिन संकेतकों को आधार बनाया जाता है, जिन आधारों पर इसकी गणना की जाती है या इसकी रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें आपका स्वास्थ्य एवं पोषण नहीं आता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा और सकल नाम निवेश, इन तीनों को जो है काउंट किया जाता है इसमें। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका जो सही अवरोही क्रम है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर है आपके महाराष्ट्र में, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही है। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि देखी गई है? महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है आपके 1921 ईस्वी को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। इस समय अकाल पड़े थे और फिर से युद्ध की स्थितियाँ थी, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन और उस समय बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में जो है भीषण अकाल पड़े थे, जिस वजह से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ था। और यही कारण है कि उस समय जनसंख्या इतनी कम हो गई थी कि इसे जनसंख्या में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है।
कब? 1921 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? भारत में लिंगानुपात जो मापन किया जाता है साथियों, वह किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यह कितनी है? 940 है 2011 के अनुसार। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950 है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960 है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई सही नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वह 943 है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 1000 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष इनकी संख्या पर बालकों की संख्या जो है सबसे अधिक है? यह है आपका सबसे अधिक हरियाणा में। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वह सबसे कम है। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी, कब देखी गई थी? किन वर्षों के बीच जो है सबसे अधिक साक्षरता देखी गई थी? यह आपका अंकित किया गया था 1991 से 2001 के मध्य जो है सबसे अधिक साक्षरता देखी गई थी। ऑप्शन डी जो है वह सही है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि जलवायु, भूमि जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, या भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है पर्यावरण से अभिप्राय जो है सभी इसके अंतर्गत आते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि इसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, उसकी गुणवत्ता को अछूते रहने दिया जाए। ऑप्शन सी सही है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका जो स्थापना है साथियों 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? किसका संबंध पर्यावरण संतुलन से है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इन चारों का संबंध जो है वो पर्यावरण संतुलन या पर्यावरण संरक्षण से है, चाहे वो वन नीति हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, इन सबका संबंध है। ऑप्शन डी जो है वह सही है। ग्रीन वाश इंगित किसे करता है? ग्रीन वाश जो है यह इंगित करता है किसे? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, यह ग्रीन वाश कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। बताइए इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। चींटी और हिरण जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तत्वों के चक्रण को जो है कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी सही है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन बी सही है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण में धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है, जिसके मापन की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, और यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किन क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण 10 अक्षांशों के मध्य स्थित होते हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है, वहाँ पे जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह किसी भी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है? यदि वो कितने सालों तक दिखाई ना दे तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है? यह है आपके 50 वर्ष।
यदि 50 वर्षों तक वह दिखाई ना दे तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। और किसके अनुसार यह किया जाता है? IUCN के अनुसार जो है, यदि कोई प्रजाति 50 वर्षों तक दिखाई नहीं देती है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना जो है वह 2003 में किया गया था, चेन्नई में। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? यह आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। जलवायु परिवर्तन पर ये जो क्रायोजेनिक संकेतक है आइस कोर है, ठीक है। बर्फ की चादर या किसी ग्लेशियर को छेद कर प्राप्त बेलनाकार नमूना आइसोकोर कहलाता है और इसके द्वारा वातावरण की पिछली संरचना एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैव प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से, यह गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जल संरक्षण से नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी जो है यह गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? सौर शक्ति है, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति या अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। कौन इसमें जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति जो है यह इसमें शामिल नहीं है, जबकि सौर शक्ति, वनीकरण और अपशिष्ट से ऊर्जा में बदलना यह जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और कौन कौन से हैं अगर ये देखना चाहते हैं तो बता दे रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिक तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। यह सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। यह टोटल जो है 8 मिशन है। किस पर? जलवायु परिवर्तन की जो कार्य योजना है उसके। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है आपके शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को, इन सभी को दिया जाता है। ऑप्शन डी सही है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग जो होते हैं उनसे संबंधित है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किससे प्राप्त होता है? फ्लाई ऐश जो है यह प्राप्त होता है आपके पत्थरों के कोयले से। ऑप्शन ए जो है सही है। उनको जब जलाया जाता है कोयलों को भट्टियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो इससे जो राख बचता है उसी को फ्लाई ऐश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना। ये वायु प्रदूषण है और प्रभावित अंग। किस प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है उससे आपको सुमिलित करना है। एस्बेस्टस या धूल से जो प्रभावित होता है वो क्या है? फेफड़ा। सीसा से क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क जो है सीसा से प्रभावित होता है। पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? खेती के लिए फसल चक्र का महत्व ये होता है, इसका उत्पादन में वृद्धि होती है, इसके मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है। ऑप्शन डी सही है। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या होता है? अम्ल वर्षा जो है यह बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से संबंधित नहीं है? कौन भारत रत्न से संबंधित नहीं है? पंडित रविशंकर को भारत रत्न नहीं मिला था, जबकि लता मंगेशकर, पंडित जसराज और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है उसे आपको सुमेलित करना है, बताना है। ठीक है, बोकू यह पहनावा जो है सिक्किम में फेमस है। ठीक है, और मूडू जो है छत्तीसगढ़ में,
फेरन जो है कश्मीर में। यह तीनों सुमेलित, जबकि बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सॉरी साथियों, इसमें जो गलत है वो आपका डी है। मूडू जो है छत्तीसगढ़ का नहीं, जबकि बाकू जो है, बोकू सिक्किम का परिधान है, मेखला असम का, और फेरन जो है कश्मीर का। मूडू जो परिधान है यह केरल का है, न कि छत्तीसगढ़ का। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह क्षेत्र दिया गया है और यह व्यक्ति दिए गए हैं। तो कौन से व्यक्ति जो है किन क्षेत्र से संबंधित है वो आपको बताना है। हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य यह ज्ञानचंद्र जैन का संबंध जो है, सॉरी, हिंदी साहित्य का संबंध जो है वह है आपके रसखान से है। उर्दू का संबंध है ज्ञानचंद जैन से। संगीत एवं नृत्यकला का संबंध है सविता देवी से। और चित्रकला का सतीश चंद्र से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ है वह कुषाणों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरिजा देवी का संबंध है आपके बनारस घराने से। ऑप्शन ए सही है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था यह कहाँ स्थित है? यह है आपके काशी में स्थित। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहली लिखी गई थी? किसकी रचना जो है सबसे पहले की गई थी? सबसे पहले की गई थी मृगावती की रचना जो है सर्वप्रथम की गई थी। कब की गई थी? 1503 ईस्वी में। ठीक है। और पद्मावत की रचना कब की गई थी? पद्मावत की रचना हुआ था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में पद्मावत का रचना किया गया था। ठीक। और मधुमालती का रचना जो है 1543 में। 1543 में मधुमालती। ठीक है। और उसके बाद जो है इंद्रावती है जिसकी रचना 1744 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।